अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तकमील और मेरा नाम है मौज़म अली ख़ान। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपने पैसे को सिक्योर करना और अपने पैसे को सही जगह पर इस्तेमाल करके अपने पैसे से पैसा कमाना इंतहाई मुश्किल है। वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि मार्केट के अंदर आपको चीटर्स बहुत ज़्यादा चीटर से बहुत ज़्यादा फेक बंदों से आपका वास्ता पड़ता है, जिनका काम होता है मार्केट के अंदर नए लोगों को घेरना और उनसे पैसा कमाना और फिर पैसा उनसे लेकर अपनी लोकेशन चेंज करके भाग जाना। ठीक है ना? और अगर आप भी इस तरह से चीटिंग से गुजर चुके हैं, तो अब जो है मैं आपको 10 ऐसे प्रिंसिपल 10 बातें बताने वाला हूँ। अगर आप इन 10 बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़िंदगी में कभी जो है ना वो फ्रॉड जो है आपके साथ नहीं होगा। आप फ्रॉड से बच सकेंगे। ठीक है? तो आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं और अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर दें, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड और रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियोज़ इंशाल्लाह आप तक पहुंचती रहेंगी। तो कामयाब इन्वेस्टमेंट के लिए जो सबसे पहला प्रिंसिपल है, जो सबसे पहला रूल है, वो ये है कि किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप पैसे लगा रहे हैं, पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, आप वहाँ से आप कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है ना आप उसके मुतल्लिक लाजमी सर्च करें कि वो कितनी पुरानी कंपनी है, ठीक है ना, उसके एम्प्लॉइज़ कितने हैं, उससे रिलेटेड मार्केट के अंदर कोई ना कोई ख़बर जो है ना वो गर्दिश कर रही होती है। कोई भी कंपनी होती है, कोई पुरानी होती है या न्यू होती है, लेकिन आपको उसकी पॉजिटिविटी और उसकी नेगेटिविटी आपको सोशल मीडिया के ऊपर भी मिल जाती है, अगर आप उसको सर्च करेंगे उस नाम से तो। और इसके अलावा आप ऑन ग्राउंड अगर कहीं पे वहाँ पे मार्केट में जाएंगे तो भी इंशाल्लाह आपको उससे रिलेटेड जो है ना बहुत सारी बातें सुनने को मिल जाएंगी कि ये कंपनी कैसी है, इसका फीडबैक कैसा है, क्या ये लोगों को रुलाते हैं, ये उनके साथ धोखा चीटिंग करते हैं, फ्रॉड करते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो है, आपने उस कंपनी को के बारे में लाजमी सर्च करना है। वो डीलर हो सकता है, वो एक फर्द वाहिद डीलर की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? अगर आप रियल एस्टेट के अंदर पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जिस एक स्टेट एजेंट, ब्रोकर या डीलर के साथ राब्ते में होते हैं, तो लाजमी उसके बारे में थोड़ा सा जो है ना वो उसको जानने की कोशिश करें, उससे थोड़ा और ज़्यादा तकरीबन 1 हफ्ता बात करें तो आपको जो है ना उसका वो पता चल जाएगा। अगर वो आपको इन बातों के दरमियान में, जब आप उससे थोड़ी देर बात करेंगे, चंद दिन बात करें या 1 हफ्ता बात करें, तो वो आपको शॉर्टकट के तरीके ज़्यादा बताता है, आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पैसे कमाने के तरीके बताता है, या आपको बहुत ज़्यादा लालच देने की बात करता है, तो फिर ये एक साइन है, उससे बचें। ठीक है ना? ये ऐसे डीलर्स जो होते हैं वो आपको कोई ऐसी डेड इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर जाते हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके फंस जाते हैं और फिर उससे वहां से निकलना आपके लिए मुश्किल होता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये एक निशानी है उनको पहचानने की कि जब आप उनसे राब्ता करेंगे, आप उनसे क्लोज होंगे, तो वो खुल के आपके साथ बातें करना शुरू होगा, तो वो पहचान में आ सकता है। तो फिर ऐसे बंदों से बचने की कोशिश करें। और दूसरा जो है, वो आप किसी स्टेट है या कोई कंपनी है, उसके बारे में भी जो है वो आप लाजमी जो है ना उसका विजिटिंग कार्ड अपने पास रखें। उसका विजिटिंग कार्ड जो है, उसकी अगर कोई फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर अगर कोई चैनल वगैरह बना हुआ है, तो वहाँ पे जाके उसकी सारी प्रोफाइल को देखें, उसकी कितनी वीडियोस जो हैं वो वहाँ पे अपलोड हैं, और उनकी वीडियोस को देखें कि उनकी वीडियोस के अंदर जो है ना कमेंट्स जो है ना अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी हो जाएगी। क्योंकि अगर उस कंपनी ने किसी के साथ चीट भी किया होता है, तो सोशल मीडिया के ऊपर उनकी जो वीडियोस होती हैं, तो वहाँ पे उस वीडियो के अंदर जो है ना वो आपको वहाँ पर कमेंट्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर उन्होंने अच्छा काम किया होगा तो उसका अच्छा फीडबैक होगा, अच्छे कमेंट्स होंगे। ठीक है ना? अगर उन्होंने मार्केट में किसी के साथ चीट किया होगा तो भी आपको उस वीडियो के अंदर, उसके कमेंट्स के अंदर जो है ना वो ये चीज़ देखने को मिल जाएगी कि यार इन्होंने किसी के साथ चीट किया है। और वही बंदा जो क्लाइंट होता है या वो उनका कोई इन्वेस्टर होता है जिसके साथ उन्होंने धोखा फ्रॉड किया होता है, वो उस वीडियो के अंदर जो है ना लाजमी कमेंट करता है और सब लोगों को अवेयरनेस देता है कि जी आप इनसे बचें। ये मैंने खुद भी अपनी रियल लाइफ के अंदर एग्जांपल जो है ना वो मैंने इसको एक टेस्ट किया हुआ है, देखा हुआ है, चेक किया हुआ है। ठीक है? आप किसी भी कंपनी या एसोसिएशन के अंदर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करें तो इसको लाजमी चेक करें। फिर एक और बात है कि ये पाकिस्तानियों की एक कॉमन बात है, जैसे ही मार्केट अप होना शुरू होती है तो वो पैसे अपने इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। किसी के पास थोड़े पैसे हैं या किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं, तो वो अपने पैसे उठा के उसी तरफ जो है ना चलने लग जाते हैं जहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो देखते हैं कि यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये एक, आप ऐसा समझिए कि अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं और अगर आप वो थोड़े पैसे लेकर भी वहाँ पे जाते हैं और इस नीयत से जाते हैं कि आप वहाँ से प्रॉफिट कमा लेंगे, तो आप गलत हैं।
आप वहाँ पे कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकते, बल्कि आप उन लोगों का शिकार होने के लिए जाते हैं जहाँ पर जिन लोगों ने उस मार्केट के अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर पहले से अपने करोड़ों अरबों रुपए लगाए होते हैं, और वो जो है ना, आप वहाँ पे जाके फंसने के लिए जाते हैं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी निकाल लेते हैं और अपने प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमा जाते हैं। फंस कौन जाता है? मुझ जैसा गरीब बंदा और मिडिल क्लास, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी जमा पूंजी जो है वो इकट्ठी की होती, वो फंस जाता है, या आप फंस जाते हैं। तो ये भी बचें। जब मार्केट अप हो रही होती, अगर आपने खरीदा हुआ है तो आप उसको सेल कर दें जैसे ही मार्केट अप की तरफ जाए, क्योंकि मार्केट हमेशा जो उसका बबल बनता है वो उसका नेचुरल हो या जो है ना वो एक आर्टिफिशियल हो, तो वो थोड़े अरसे के लिए होता है। वो 1 महीने के लिए हो सकता है, 2 महीने या 3 महीने, इससे ज़्यादा नहीं होता। फिर उसके बाद मार्केट की जो नेचुरल उसकी ग्रोथ होती है, वहाँ तक उसने सॉरी वो जो मार्केट के अंदर उसकी जो नेचुरल ग्रोथ होती है, उसने वहाँ तक लाजमी आना होता है। ठीक है ना? तो बबल बनने से पहले पहले अगर आपने ख़रीदा हुआ है तो उसको बेच दें, वरना अगर आप देख रहे हैं कि लोग धड़ाधड़ ख़रीद रहे हैं, आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो मेरे ख्याल से खुदारा ऐसे बचें। जब मार्केट हाइप की तरफ जा रही हो तो ना खरीदें, उस वक्त सेल करने का टाइम होता है, खरीदने का टाइम नहीं होता। और जब लोग बेच रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर सेलर होता है, उस वक्त पैसे कमाने का टाइम होता है। उस वक्त हम क्या करते हैं? हम कहते हैं शुक्र है हमने वहाँ पे पैसे नहीं लगाए, वरना हम भी डूब जाते। वो कौन लोग होते हैं वो जो बेच रहे होते हैं? वो वही लोग होते हैं जो मार्केट जब तेज होती है तो वो जाकर खरीद लेते हैं, और फिर जब अपने पैसे उसका डी वैल्यू हो जाता है और उसकी वो जो प्रोडक्ट होती है वो डी वैल्यू हो जाती है, वो उसका फ्लैट हो सकता है, उसका प्लॉट हो सकता है, उसका घर हो सकता है, उसकी कोई भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो वो जब आधे पैसों की रह जाती है तो वो फिर उसको उठा के मार्केट में घूम रहा होता है और डीलर्स के पीछे पीछे होता है, या स्टेट एजेंट जो होते हैं, या किसी जिसके साथ भी उसका रिलेशन होता है, जो उसके अंदर डील कर रहा होता है, वो उसके पीछे पीछे होते हैं कि यार प्लीज़ इसको आप ख़रीद लें, तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो वो आप अपनी अपनी इज्जत भी डी वैल्यू करते हैं, और आपकी जो अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट होती है उसको भी आप जो है ना वो तो पहले से डी वैल्यू हो चुकी होती है। तो जब मार्केट के अंदर ये 2 प्रिंसिपल याद रखें। सबसे पहले जो है ना वो आपने कंपनी चेक करनी है, उसकी सारी प्रोफाइल। और दूसरा, जब मार्केट के अंदर हाइप क्रिएट हो, जब बबल बनने लग जाए, जब मार्केट के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बायर आ जाए, उस वक्त अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। वो आपका प्लॉट हो सकता है, वो आपके शेयर हो सकते हैं, वो आप बेहतर जानते हैं कि आपने अपनी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपने कहाँ खर्च की हुई है या कहाँ लगाई हुई है। ठीक है? और तीसरी बात जो है, जब मार्केट के अंदर सेलर आ जाए उस वक्त आपने ख़रीदना है, क्योंकि वो उस वक्त जो सबसे बड़ी बात होती है, ये जो रियल एस्टेट के अंदर जो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। जब मार्केट डाउन होती है तो उस वक्त आपको 1 करोड़ रुपए का प्लॉट 50 लाख रुपए में, 60 लाख रुपए में मिलता है, 70 लाख रुपए में मिलता है। वो अपनी तकरीबन 50% से लेकर मतलब 30 to 50% अपनी वो वैल्यू डी वैल्यू उसकी हो चुकी होती है, क्योंकि पाकिस्तान है, दूसरे कंट्रीज के अंदर तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पे ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा जो है ना वो प्रॉपर्टी का रेट ऊपर जाता है। लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पर मामला कुछ और है। हमारे यहाँ पर जो है वो अगर हम एक मरतबा प्रॉफिट कमा लेते हैं और अगर हम वहाँ से अपने पैसे को नहीं निकालते जो हमने प्रॉफिट कमाया होता है, तो नेक्स्ट टाइम अगर हम निकालना चाहते होते तो हम नहीं निकाल सकते और हम फंस जाते हैं। ठीक है? फिर उसकी बात यह है कि जो चौथी और मेन बात है, उसको आपने कम से कम जो है ना ये लाजमी चेक करना है। जब लोग बुकिंग करवा रहे होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, आप लाजमी बुकिंग करवाएं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूं कि आप बुकिंग ना करवाएं, बुकिंग लाजमी करवाएं। लेकिन उसकी जैसे ही बेल्टिंग हो जाए, उस वक्त अपनी उस प्रोडक्ट को सेल कर दें। वहाँ से आपने जो इन्वेस्टमेंट की होगी उसके ऊपर 20% से लेकर 50% तक आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा, आप उसको सेल करके आउट हो जाएं। और दोबारा इंतज़ार करें जब वो वहाँ उसका भी फिर एक बबल बनता है, फिर एक आर्टिफिशियल मार्केट बनती है, फिर उसका रेट ऊपर जाता है, और जैसे ही उसका रेट दोबारा डाउन होगा, दोबारा डाउनफॉल की तरफ आता है, दोबारा उस चीज़ का जो है ना वो उसका रेट गिरता है, उस वक्त दोबारा ख़रीद लें। सॉरी, बुकिंग के वक्त ख़रीद लें, और उसके जैसे ही जो है ना उसकी मतलब है कि बेल्टिंग वगैरह हो जाए, फिर आपको जो भी नंबर अलॉट है, अगर आपको नंबर अलॉट नहीं भी हुआ तो आप अपनी उस प्रॉपर्टी को या अपनी उस चीज़ को जो है ना सेल करके आप अपना पैसे भी निकाल सकते हैं और उसके साथ प्रॉफिट भी। और जैसे ही उसकी मार्केट दोबारा डाउन हो उस वक्त आप खरीदेंगे तो इंशाल्लाह आपको फिर से आप फ़ायदा वहाँ से उठा सकते हैं। और फिर पांचवी बात जो है वो ये है कि हमेशा जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट को एक जगह पे जो है ना वो स्टक ना करें। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपके पास 20 लाख हैं, आपके पास 1 करोड़ है, अगर आपके पास जो है ना
माशाल्लाह अरबों रुपए हैं, तब भी जो है ना, ये जो सबसे बड़ी मेन बात है जहाँ पे लोग आके फिर अपने बाउंड हो जाते हैं, फंस जाते हैं और इतने मजबूर हो जाते हैं, फिर वो कुछ नहीं कर सकते और अपना पैसा उनके हाथों में होता है लेकिन डी वैल्यू होता है, 50% उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी होती है, उसके बावजूद वो सेल नहीं हो रहा होता। तो वो क्यों ऐसा होता है? उसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप सारे पैसे को एक जगह पे स्टक कर देते हो, एक प्रोडक्ट खरीद लेते हो और वो प्रोडक्ट दोबारा सेल नहीं होती। मार्केट के हालात की वजह से, मुल्क की हालात की वजह से, या कोई भी उसका रीज़न हो सकता है, अगर वो आपका नहीं होती तो तब भी आप परेशानी उठाते हैं। वहाँ पे आप अगर एक काम ये कर लेंगे कि आपके पास जो भी पैसे हैं उसको आप कम से कम 5 से 10 जगह पे डिवाइड कर दें। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको 1 करोड़ रुपए को 10-10 लाख रुपए के आप छोटे प्लॉट खरीद लें। आपको हर सोसाइटी के अंदर मिल जाता है। मैं इस वक्त बहरिया टाउन कराची के अंदर बैठा हूँ, मेरा यहाँ पर ऑफिस है। यहाँ पे आप यकीन करेंगे, कराची के अंदर जो सबसे लो कॉस्ट सोसाइटी है वहाँ पे भी इस वक्त 30-40-50 लाख रुपए का प्लॉट है, लेकिन बहरिया टाउन कराची के अंदर इस वक्त 3 मरले का प्लॉट 75 गज का इस वक्त भी 10 से 12 लाख रुपए के अमाउंट के अंदर मिलता है। आप सोच सकते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो एक लिविंग यहाँ पर सोसाइटी है वहाँ पे 10 से 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में भी इस वक्त आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट मिल जाता है। तो अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको 2 फायदे होंगे। एक, अगर आपको अगर सेल करना पड़ेगा तो आप 1 या 2 प्लॉट बेच के अपनी जो मजबूरी है, आपकी जो भी परेशानी है, उसके लिए आप अपनी उसको सेल कर सकते हैं। वो इजीली सेल हो जाएगा और आपको नुकसान भी नहीं होगा और बाकी के जो आपके 8 प्लॉट पड़े होंगे वो आपके सेफ रहेंगे। आपको जो है ना उसमें मुश्किलात नहीं देखनी पड़ेंगी और वो आपको दोबारा प्रॉफिट दे जाएंगे। अगर आपका 1 प्लॉट होगा, 1 प्रोडक्ट होगी, उसको सेल होने में मसला होगा। अगर आप उसको सेल कर भी देंगे तो वो उसके जो है ना आपका पैसा डी वैल्यू हो जाएगा और अगर आप दोबारा चीज़ें खरीदने जाएंगे तो फिर भी आप मुश्किलात देख सकते हैं। तो हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है ना वो 3 से 4 जगह पे डिवाइड करें। उसमें एक तो आप जो छोटा प्रोडक्ट होता है उसकी खास बात ये होती है कि जब वो ग्रो करता है तो वो अच्छा खासा ग्रो करता है। अगर मैं 1 करोड़ रुपए का आज प्लॉट खरीदता हूँ और मैं 1 साल के बाद बेचता हूँ तो वो 1 करोड़ रुपए के प्लॉट के ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 या 20 लाख रुपए से ऊपर पैसे नहीं कमा सकता। अगर मैं उसी 1 करोड़ रुपए के ऊपर जो है उससे मैं 10 प्लॉट खरीदता हूँ और वो 10 प्लॉट छोटे छोटे खरीदता हूँ 10-10 लाख रुपए के, तो वो जो 10 प्लॉट होंगे वो हर प्लॉट कम से कम 5 से 6 लाख रुपए तकरीबन अपनी वैल्यू बढ़ा चुका होगा। छोटे प्लॉट की जो छोटी इन्वेस्टमेंट होती है उसकी जो परसेंटेज, उसकी जो वैल्यू होती है जो ग्रो करने की, वो उसकी तकरीबन जो है ना मिनिमम 20% होती है और फिर 50 से 100% भी होती है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल और रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मैं आपको कोई फेक बात नहीं कर रहा, ना मैं आपको ख्वाब दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ये वो मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर जब आप अपने छोटे प्लॉट को बेचेंगे तो आप अपने मुश्किलात, जो भी आपकी परेशानी होगी, आप अपने पैसों को वहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं, बाकी की आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी। 7वें प्रिंसिपल के ऊपर जनाब, प्रॉपर्टी के अलावा अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अगर आप फिर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके अलावा, प्रॉपर्टी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पर आप थोड़े पैसे जो है वो खर्च कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लाजमी नहीं है आपने जो है ना पैसे इकट्ठे करने हैं उसको अपने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। गोल्ड है, आप खरीद सकते हैं। गोल्ड कभी भी आपको धोखा नहीं देता। आप आज खरीद के रख लें, यकीन माने 1 साल के बाद आप कंपैरिजन कर लीजिएगा कि आपने उसके ऊपर कितने फीसद प्रॉफिट कमाया है। और गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, वो आप 10,000 रुपये का भी खरीद सकते हैं। 10,000 रुपये का आप प्लॉट तो नहीं खरीद सकते। 10,000 रुपये के प्लॉट की आप इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, लेकिन प्लॉट आपको 10,000 रुपये के अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन गोल्ड जो है वो आपको 10,000 रुपये के अंदर मिल जाता है, ठीक है ना। आपको 1 लाख रुपये के अंदर मिल जाता है। मिनिमम भी आपको कहने की बात जो है ना, बताने का मकसद जो है वो 10,000 रुपये में आप खरीद सकते हैं। और अगर आप महीने की कुछ 5,000 रुपये भी सेव कर लेते हैं तो वो भी मेरे पास एक ऐसा आपके लिए अच्छा मशवरा है। वो अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह जब भी कभी कोई फाइनेंशियली मसला होगा तो आप उस फाइनेंशियली मसले से, क्राइसिस से निकल आएंगे बहुत इजीली। लेकिन अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी के अंदर ये तब्दीली आएगी, आप पैसे कमा सकेंगे, आप तरक्की कर सकेंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखकर और जो है ना वो आगे स्किप कर देंगे या भुला देंगे जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, तो फिर मेरे ख्याल से जो है ना आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। आप तकरीबन जो है ना आज से कोशिश कर लें, आप 10 साल के बाद आज अपनी सारी चीज़ें आप नोट कर लें। अगले 10 साल को तक जो है ना अगर आप कुछ नहीं करेंगे तब भी आप उसको देख लें कि आप अगले 10 साल के अंदर कितनी तरक्की करते हैं, आप कितने खुशहाल होते हैं और आप कितने जो है ना वो आपके मामला ठीक जा रहे हैं।
और अगर जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट का जो प्लान वगैरह बता रहा हूँ कि आप पैसे कैसे बचा सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने से आप किस तरह से बड़े बड़े प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर कितनी बड़ी तब्दीली ला सकते हैं, आपको कितनी बड़ी मुश्किलात से बचा सकते हैं, ये आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ना तजर्बा कर सकते हैं। तो आप महीने का 5,000 रुपये बचा के प्राइस बॉन्ड खरीद सकते हैं। प्राइस बॉन्ड आप खरीदते जाएं, रखते जाएं, प्राइस बॉन्ड खरीदते जाएं, रखते जाएं। एक दिन ऐसा आएगा जब आपका उनमें से बहुत सारे जो प्राइस बॉन्ड होंगे उनमें से एक प्राइस बॉन्ड लगा हुआ होगा और वो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। प्राइस बॉन्ड की खासियत ये है कि ये आपका एक किस्म का नोट होता है, ठीक है ना, ये सरकार का नोट होता है। आप इसको बैंक में जाकर देते हैं, ये दोबारा आपको वही पैसे मिल जाते हैं जितने का आपने लिया होता है। साल के बाद चले जाएं, 6 महीने के बाद चले जाएं, लेकिन अगर आप पैसे जेब में रखेंगे, अकाउंट में रखेंगे तो खर्च हो जाएंगे। अगर आप उसके प्राइस बॉन्ड खरीद कर रख लेंगे तो यकीन माने आपको वो प्राइस बॉन्ड फ़ायदा दे जाएंगे, ठीक है। वो प्राइस बॉन्ड अपनी कीमत तो नहीं बढ़ाते, लेकिन बहरहाल अगर आप प्राइस बॉन्ड रखते हैं तो उसके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि आपके जो पैसे खर्च होने का आपको खदशा होता है कि मुझसे खर्च हो जाएंगे, लग जाएंगे, आपके वो सारे पैसे खर्च होने से बच जाते हैं और वो प्राइस बॉन्ड आपने लेकर रखे होते हैं। और दूसरा उसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप उसको चेक करते हो, उसमें से एक प्राइस बॉन्ड जो है ना वो लग चुका होता है, उसके ऊपर इनाम लग चुका होता है और वो इनाम इतना बड़ा होता है कि अगर आपका 100 रुपये का प्राइस बॉन्ड है तो उसके ऊपर तकरीबन आपको लाखों रुपए मिल जाते हैं। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता मेरे ख्याल से, लेकिन तकरीबन कोई 5-6 लाख रुपए का वो प्राइस बॉन्ड जो है ना 100 रुपये वाला है, उसके ऊपर निकल आते हैं, ठीक है ना। तो ये प्राइस बॉन्ड जो है ना अगर आप लेकर रख लेंगे, ये बिल्कुल छोटे से थोड़े से पैसों से, मामूली से पैसों से प्राइस बॉन्ड आता है। 100 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप महीने का एक 100 रुपये का भी प्राइस बॉन्ड लेकर रखेंगे तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी में ये प्राइस बॉन्ड छोटी सी इन्वेस्टमेंट होगी लेकिन इनकलाब ले आएगा और आपको जो है ना इंशाल्लाह खुशहाल कर सकता है। और फिर जो है ना जो 9वां प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल बाइक है, आपके पास कोई लैपटॉप है, कोई अच्छा मोबाइल है, कोई अच्छी जो है ना आपके पास गाड़ी है, आपके पास छोटा सा घर है या अच्छा बड़ा घर है, ठीक है ना, और ख़ुद आप इसकी लाइफ इंश्योरेंस लाजमी करवाएं। उसका फ़ायदा ये होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उनके जो है ना उन्होंने 125 न्यू बाइक ली है, तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 2.5 लाख रुपए के करीब की है। मुझे उसका एग्जैक्ट रेट नहीं पता, लेकिन माजरत मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ और ये रियल लाइफ एग्जांपल है, जो हुआ मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने जो है वो 125 की न्यू बाइक खरीदी है 2.5 लाख रुपए की तकरीबन। तो वो उनको किसी ने मशवरा दिया, मैंने मशवरा नहीं दिया, मैं आपको बता दूं, उसको किसी बुजुर्ग ने या उसके करीबी किसी दोस्त ने उसको मशवरा दिया कि आप अपनी बाइक को इसको जो है ना इंश्योरेंस करवा लें। उसने जैसे ही इंश्योरेंस करवाया तकरीबन 1-2 महीने उसने बाइक इस्तेमाल की, लेकिन उसके घर के सामने से वो बाइक चोरी हो गई। अब उसका 2.5 लाख रुपए की जो बाइक है उसके लिए, वो बेचारा तकरीबन स्टूडेंट है, कोई इतना बड़ा अमीर आदमी नहीं है, ठीक है ना, मिडिल फैमिली से ही है। तो उसके लिए वो बाइक चोरी होना एक उसके लिए बहुत बड़ी टेंशन, परेशानी और मुश्किल था। लेकिन उसको एक ये भी खुशी थी कि मैंने इसकी इंश्योरेंस करवाई हुई थी और इंश्योरेंस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसने 5,000 रुपये खर्च किए थे। और जब उसने वो बाइक क्लेम की तो उस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ने 2.5 लाख रुपए की न्यू बाइक उसे दे दी। और उससे सिर्फ वो बाइक उसको कितने में पड़ी, वो पहले जो उसने 2.5 लाख रुपए वो खर्च किए और 5,000 रुपये उसने जो है ना वो मेरे ख्याल से इंश्योरेंस के ऊपर खर्च किए। 5,000 रुपये उसको देने के बाद उसको न्यू बाइक मिल गई, ठीक है। तो इंश्योरेंस जो है ना इस तरह से काम करती है आपकी ज़िंदगी के अंदर। कुछ लोग इसको हराम और हलाल के तकाजे के साथ जो है ना वो मैच करते हैं। मैं वो तो आपको बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं हलाल हराम तो बताने नहीं आया, लेकिन मैं आपको फ़ायदा और नुकसान बताने आया हूँ। अगर आप इसी तरह से घर की इंश्योरेंस करवा लेते हैं, ठीक है ना, तो खुदा न खास्ता जो है ना आपके साथ कोई भी मामलात हो जाते हैं तो आप घर क्लेम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर आप गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हैं तो अगर आपके पास कोई अच्छी या कोई पुरानी गाड़ी भी है तो उसकी भी इंश्योरेंस आप करवाते हैं तो वो भी आपको जो है ना उस, अगर खुदा न खास्ता उसके कोई भी मामलात, उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है ना, अगर वो चोरी हो जाती है तो आप इंश्योरेंस कंपनी से वो गाड़ी दोबारा क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो वो भी आपको, मेजर अगर एक्सीडेंट होगा तब भी वो आप गाड़ी आपको बिल्कुल बनाकर सेट करके देंगे और वो भी किसी अच्छी जगह से, ठीक है। तो इंश्योरेंस जो है ना इस तरह से आप और इंश्योरेंस की जो सबसे आखिरी बात है वो बताना लाजमी है। अगर ये मेरी बात किसी को बुरी लगी तो मैं उससे पहले एडवांस के अंदर माजरत करता हूँ, लेकिन ये बात सच है, हकीकत है, ठीक है ना। इंसान पैदा होता है जैसे, इसी तरह से पैदाइश एक हकीकत है तो मौत भी एक हकीकत है।
ठीक है ना। हर इंसान को पैदाइश के बाद जब उसका वक्त पूरा होगा उसने मरना है। कोई हादसाती तौर पे मरता है, कोई बीमारी के थ्रू मरता है, कोई बेड पे किसी को मौत आती है, किसी को हार्ट अटैक पे आती है, कोई बूढ़ा होके मरता है। आने का वक्त है, जाने का कोई वक्त नहीं है। कभी भी आप कहीं पर भी किसी वक्त भी अल्लाह ताला को प्यारे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक गरीब आदमी हैं, अगर आप मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मिडिल जो है ना क्लास फैमिली का जो सबसे बड़ा मसला होता है कि जब उनका जो घर का सरबराह होता है, जो कफील होता है, अगर उसके साथ ज़िंदगी में कोई मसला बन जाता है तो फैमिली दोबारा संभल नहीं पाती। मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरे वाले साहब भी जो है ना, वो मैं तकरीबन 10 साल का था तो उस वक्त जो वो है वो फौत हो गए। तो इस वजह से हमने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखी। अगर हमारे वाले साहब ज़िंदा होते और अगर हम जो है ना वो हयात होते, तो यकीन माने हमें ज़िंदगी के अंदर जितनी भी हमने मुश्किलात देखी शायद हमें वो ना देखनी पड़ती। ठीक है ना। तो ये अगर आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा लेते हैं, ठीक है ना, लाइफ इंश्योरेंस करवा लेते हैं, तो यकीन माने अगर आपके साथ ज़िंदगी में कभी भी कोई मसला होता है तो आपके पीछे घर वालों को लाखों नहीं करोड़ों रुपए मिलेंगे। कम से कम भी मेरे ख्याल से जो है ना 1 से 2 करोड़ रुपए तो लाजमी मिलेंगे। ये मैंने अपनी रियल लाइफ के अंदर देखा हुआ है। आपको कुछ भी हो जाता है, पीछे आपके जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल ख़राब नहीं होगा। वैसे भी अगर एक मर्द जो है ना वो ख़ास तौर पे पाकिस्तानी और जो हम एशिया के लोग हैं, वो अपनी घर से जैसे ही कोई लड़का हो, वो अपनी 15 या 20 साल की लाइफ में घर से बाहर निकलता है कमाने के लिए, तो उसके लिए सिर्फ एक ही वो सोचता है कि मैंने अपने बहन भाइयों को, अपने वालिदैन को, उनके लिए कमाना है। अगर वो शादीशुदा होता है तो उसको यही फ़िक्र होती है कि उसने अपने बच्चों को जो है ना एक खुशहाल और एक अच्छी ज़िंदगी जो है ना वो देनी है। तो उसके लिए वो बेचारा मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप इंश्योरेंस करवा लेते तो आपको कोई लाखों रुपए नहीं देने इंश्योरेंस कंपनी को। आपको साल के बाद थोड़े से पैसे देने होते हैं, 50,000 या 60,000 रुपए 1 साल के बाद। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर आपके मामलात आप इस दुनिया में नहीं रहते, तो आपके पीछे ख़ानदान वाले होंगे, जो बच्चे होंगे, जो आपकी बीवी होगी, जो आपके बहन भाई होंगे, जो भी होगा, वो पैसे वो क्लेम कर सकते हैं और वो एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपके जाने के बाद भी आपको दुआएँ मिलती रहेंगी और सदका जारिया भी होगा आपके लिए। आपकी आखिरत अच्छी हो जाएगी और उनकी दुनिया अच्छी हो जाएगी। ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के प्लान के अंदर जो चीज़ें हैं वो समझाई हैं, ठीक है ना? मैं वैसे ना इंश्योरेंस कंपनी से बिलॉन्ग करता हूँ, ना मुझे किसी इंश्योरेंस कंपनी ने कोई ये टास्क दिया है कि मैं आप लोगों को ये बात बताऊँ, ठीक है ना? ये वो चीज़ें हैं जो रियल लाइफ़ के अंदर एग्ज़िस्ट करती हैं, जो रियल लाइफ़ के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आपके पास आप जिन मुश्किलातों से, परेशानियों से आपने गुज़रना होता है, तो उनमें जो है ना वो ख़त्म तो नहीं होती मरते दम तक, लेकिन यह है कि उनमें एक वाज़ेह कमी लाज़मी आ जाती है, ठीक है? तो तकरीबन जो है ना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जो है ना लाज़मी लाइक कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? तो कमेंट के अंदर भी आपने लाज़मी बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक है ना? मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।